जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 नई एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को वन शॉट वीडियो में हल करेंगे। जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है उसमें यह प्रश्नावली 1.2 में दिया गया है और नई बुक में 1.1 में दिया गया है। तो इस प्रश्नावली का हल शुरू करने से पहले हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना बेसिक्स जाने हम लोग सभी प्रश्नों का हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर का जो नाम है वह है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अभी हम लोगों को केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या हम लोगों को 11वीं क्लास में पढ़ना है। लेकिन हम लोग इसके बारे में हल्का सा जानते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक इक्वल टू 0 में एक्स का मान निकालिए। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 होगा तो यहाँ होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ काल्पनिक संख्या जो है -1 जो अंडर रूट होता है इसका मान होता है आई। इसी को हम लोग आई इमेजिनरी, यह आई जो आया है वह आई है, इमेजिनरी नंबर का जो पहला लेटर आई है उसी से लिया गया है। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग अगले प्रश्नावली में डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मानकर चलिए, एक संख्या है 4। तो देखिए, 4 का एक गुणनखंड होगा 1, एक गुणनखंड होगा 2 और एक गुणनखंड होगा 4। यानी कि 4 जो संख्या है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इसी तरह मानकर चलिए, अगर हम लोग 15 लेकर चलते हैं तो 15 का गुणनखंड होगा 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा। यानी कि इसका 4 गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक हो गया। यानी कि जो भी संख्या है, कोई भी संख्या हो और उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो 2 गुणनखंड होता है, जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड जो होता है 1 होता है और 2 होता है। इसी तरह से मानकर चलिए, अगर दिया गया है 7 तो 7 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा और दूसरा होगा 7। अगर मानकर चलिए दिया गया है 23 तो 23 का भी एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड 23 होगा। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखिए, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मानकर चलिए 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है, हम लोग इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 है 5 से 1 बार में जाएगा, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5। तो देखिए, 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है और यहाँ जो 3 है अभाज्य संख्या है, और ये 5 जो है ये अभी अभाज्य संख्या है। 15 जो था भाज्य संख्या था। यानी कि 15 एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलेंगे। मानकर चलिए 24 है, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 दूनी 4 गुना 2, 4 दूनी 8, 3 के 24, तो 8 गुना 3 हो जाएगा। तो 2 गुना 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं।
तो यहाँ देखिए दो जितना भी है 3 बार आया तो 2 है, 2 क्या है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और 24 जो था भाज्य था। यानी कि 24 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है 140 दिया गया है, यानी कि इसमें जितनी भी संख्याएं 1 से 5 तक दिया गया है, ये संख्याएं जो दी गई हैं इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न 140 है, तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2 7 14, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, और यहाँ 1 बचेगा, 0 है, 2 5 10। अब 5 से जाएगा, 5 7 35, और बचा 7, 7 7 से एक बार में जाएगा। तो हम लोग 140 को लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो देखिए 140 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग है 156, ये भी 2 से कटेगा, 2 7 14, इसमें 1 बचेगा, बाद में 6 है तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, इसमें 1 बचेगा, 8 है, 2 9 18, 39 आ गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 156 बराबर हो जाएगा, 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये 13 13 से एक बार में जाएगा तो हम लोग एक को नहीं लिखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 3825। तो देखिए 3825 जो है वो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, आगे है 8, 3 दूना 6, 2 बचा, फिर 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, इसमें 1 बचा, 5 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6, और यहाँ 1 बचा, 3 5 15। अब 3 से 4 2 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से कटेगा, 5 8 40, इसमें 2 बचा, 5 है तो 5 5 25, और 5 से कटेगा, 17 5 85, 17 17 से एक बार में कटेगा। तो देखिए 3825 को 3 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 भी 2 बार है, 5 का स्क्वायर गुना 17। अब देखिए 3825 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। हमारा चौथा प्रश्न है 5005। तो देखिए 5005 जो है 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब आ गया 1001। तो देखिए 1001 जो है 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, बाद में 0 है, 30 होगा, तो 7 चौक 28, 30 में 2 बचा और 1 है, तो 7 तिया 21। अब आ गया 143। तो देखिए 143 जो है 11 से कटेगा, 11 एकम 11, इसमें 3 बचा, बाद में 3, 11 तिया 33, 13 13 से एक बार में, यानी कि 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न है पांचवा, और पांचवा है 7429। देखिए पांचवा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे पहले जो है 17 से कटेगा, 17 के पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 17 से कटाएंगे, 74 है तो 17 चौक 68 होगा, इसमें बचेगा 6, बाद में 2 है 62, तो 17 तिया 51 होगा, 11 बचा, 62 में से 51 घटेगा 11, और बाद में 9 119 हो जाएगा,
तो 17×7 = 119। अब आ गया 437। तो देखिए 437 जो है वह 19 से कटेगा, तो 19×2 = 38 होगा। 43 में से 38 घटेगा, 5 बचेगा, बाद में 7 है, 19×3 = 57। और 23 से एक बार में कट जाएगा। इस तरह से 7429 बराबर होगा 17 एक बार है, 19 एक बार और 23 भी एक बार। अब देखिए हमारा इसका दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए यहाँ कुछ संख्याओं का युग्म दिया गया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें पता करना है, जांच करना है कि इसका जो इन संख्याओं का गुणनफल होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। देखिए यहाँ 26 है और 91 है, तो 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। 2 से 13 बार में जाएगा और 13 13 से एक बार में जाएगा। और हम लोग 91 का इधर निकालेंगे। तो देखिए 91 जो है वह 7 से जाएगा, 7 से 13 7 91 और 13 से 13 एक बार में जाएगा। तो हम लोग यहाँ 26 बराबर लिख सकते हैं 2×13 और 91 बराबर आएगा 7×13। अब देखिए एलसीएम हम लोगों को निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको लेते हैं और उसके न्यूनतम घात को लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में उभयनिष्ठ केवल 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और दोनों में जो 13 है उसका घात एक ही है, तो इसका न्यूनतम घात भी एक ही होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको लेते हैं और उसका अधिकतम घात लेते हैं, और उसके बाद जो बचता है सबको लिया जाता है। तो देखिए यहाँ 13 तो दोनों में है और इसका न्यूनतम और अधिकतम तो दोनों एक ही है, तो 13 गुना जो बच गया इसमें 2 बचा और इसमें बचा 7, तो हो जाएगा 13×2 = 26 गुना 7। अब हम लोग 26 से 7 में गुना करेंगे, 6×7 = 42 और यहाँ होगा 2×7 = 14 और उसमें का 4 हासिल है 18, यानी कि एलसीएम आ गया 182। अब हम लोग इसको जांच करेंगे। तो देखिए जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो इसमें जो संख्याएं थी 26 और 91, तो यहाँ 26 गुना 91 बराबर, देखिए एचसीएफ आया है 13 गुना एलसीएम आया है 182। अब हम लोग 26 में 91 से गुना करेंगे, 91 गुना 26, तो देखिए यहाँ होगा 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 2366 आएगा। और इसको हम लोग गुना करना है 13 से 182 में। तो देखिए इसको गुना करेंगे, तो 13 से 182 में गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हासिल होगा 2 और 13 8 104 और इसमें का 2 हासिल 106 हो जाएगा। अब 106 में 6 लिखा गया, हासिल बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23। यहाँ देखिए एलएचएस भी 2366 और आरएचएस भी 2366, तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः हमारा उत्तर सही। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दूसरा भाग है 510 और 91, 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, इसमें एक बचा, बाद में एक है, तो 2 5 10, इसमें एक 2 5 10, 5 5 10 2 12, फिर अब 3 से कटेगा, 3 8 24, इसमें एक बचा, 5 है तो 3 5 15, अब 5 से कटेगा 17 5 85, अब 17 से एक बार में 17 एकम 17। अब यहाँ है 92, तो देखिए 92 जो है 2 से कटेगा, 2 चौके 8, इसमें बचा एक
2 है तो 12, 2 छक्का 12। अब 2 से 46 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23, 23 से एक बार में कटेगा। तो देखिए हम लोग 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 42 बराबर हो जाएगा 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुना 23। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब हम लोग इसके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ में क्या किया जाता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको लिया जाता है और न्यूनतम घात को लिया जाता है। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ केवल 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ 2 का घात 1 है और यहाँ 2 का घात 2 है। तो हम लोग न्यूनतम घात 2 का घात 1 लेंगे तो यहाँ होगा 2। अब देखिए एलसीएम में क्या किया जाता है, अधिकतम घात को लिया जाता है जो उभयनिष्ठ होता है। तो 2 का उभयनिष्ठ घात 2 में जो अधिकतम है 2 का पावर 2 है, और जो बाकी बचता है उसको भी लिया जाता है। तो यहाँ बचा है 3 गुना 5 गुना 17, और इसमें केवल 23 बचा है। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 का 2 से गुना करेंगे, और 4 से 5 में करेंगे 4 पचे 20, और 20 तिहाई हो जाएगा 60, और 60 से हम लोग 17 में गुना करेंगे तो 17 छके 102, 102, और 60 वाला एक जीरो बचेगा गुना 23। अब हम लोग 1020 को 23 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ 1020 को 23 से गुना करेंगे, 3 से 0 में करेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 से 0 में 0, 3 एक कम 3, यहाँ 2 से 0 में 0, 2 दूनी 4, 2 से 0 में 0, 2 से 1 में 2, 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460 आ गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 23,460। अब देखिए हम लोग इसको जांच करेंगे। तो जांच में होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए यहाँ दोनों संख्याएं जो थी, एक 510 और एक 92, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ है 2 गुना एलसीएम 23,460। अब हम लोग इसको गुना करेंगे 510 से 92 में, तो यहाँ जो है 46,920 होगा। तो यहाँ होगा 0 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 से 0 में, 2 से 6 में करेंगे 12 होगा, 2 से 4 में 8, एक हासिल था 9, और 23 दूनी 46, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया एलएचएस आरएचएस लिखेंगे, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए हमारा उत्तर सही है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एक कम 2, इसमें बचा 1, बाद में 3, 2 छक्का 12, इसमें एक बच्चा 6 है, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अब 21 आ गया 3 से 7 बार में, और 7 7 से एक बार में जाएगा। अब बचा यहाँ देखिए 54, तो 54 जाएगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसमें एक बचा 4 है, 2 7 14, 3 27 है, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 336 बराबर आ गया। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 का पावर 4 होगा, गुना 3 गुना 7। अब 54 बराबर आया है 2 एक बार है, 3 है 3 बार, 2 गुना 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 होगा। अब देखिए यहाँ एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ में हम लोग जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी है,
लेकिन न्यूनतम घात को लेते हैं। यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 4 है, तो 2 का घात 1 लिया जाएगा। 2 का घात 1 2 ही होता है। अब यहाँ 3 है और इसमें भी 3, 3 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें 3 का घात 1 है, इसमें 3 का घात 3 है, तो 3 का घात जिसमें 1 है न्यूनतम है उसी को लिया जाएगा। बराबर हो जाएगा 2 3 6। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ है उसको लिया जाता है और अधिकतम घात को लिया जाता है। तो 2 का पावर 1 और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 मतलब अधिकतम घात हुआ। यहाँ 3 जो दोनों में है, इसका घात 1 है और इसका घात 3 है, तो 3 का पावर 3 लिया जाएगा। और यहाँ है 7। तो देखिए 2 का पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 गुना यहाँ है 7। अब देखिए 16 से 7 में हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद 27 से कर देंगे, तो 16 7 112 होता है गुना 27। अब 112 से 27 में कर लेते हैं गुना हम लोग। होगा यहाँ 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, यहाँ 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10 की 0 और 2 और 1 3। तो यहाँ देखिए इसका मान आ जाएगा एक 3024 आया है। तो हम लोग इसको जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। तो देखिए दो संख्याएं यहाँ जो दी गई थी, एक 336 था और दूसरा 54 था, तो यहाँ हो जाएगा 336 गुना 54 बराबर HCF है 6 और यहाँ बराबर होगा LCM आया 3024। तो देखिए 336 से हम लोग 54 में गुना करेंगे। 336 से 54 में करेंगे तो 6 चौके 24, 3 चौके 12 और 2 14, 4 3 12 और इसमें का एक हासिल है 13, या 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 का 1, मतलब कि 18,144 आ गया। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 336 गुना 54 के जगह पर 18,144। इधर गुना करेंगे, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 से 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, इसमें का एक हासिल है तो 1 हो जाएगा और 6 3 18, यानी कि इधर भी 18,144 है। अब यहाँ LCM लिखेंगे, चूंकि LCM बराबर, चूंकि यहाँ जो LHS है, LHS बराबर RHS, अतः हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर सही है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 भाग दिया गया है, तीनों भाग को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। देखिए पहला भाग जो है वो है 12 15 और 21। तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 का निकालेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 एकम 5 और 21 का निकालेंगे तो होगा 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ 12 बराबर हम लोग लिखेंगे, 2 इसमें 2 बार है तो 2 का घात 2 गुना 3 एक बार है तो 3 हो जाएगा। 15 लिखेंगे। अब देखिए 15 में यहाँ है 3 है और 5 है, तो देखिए 3 एक बार है तो 3 हम लोग इस 3 के सामने लिखेंगे गुना 5 और 21 है तो 21 में 3 है 7 है तो 3 गुना 7। अब देखिए LCM के लिए हम लोग को क्या करना है,
सबसे पहले HCF देखते हैं। तो देखिए HCF के लिए क्या करना है, तीनों में उभयनिष्ठ देखना है और न्यूनतम घात देखना है। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ केवल 3 है और 3 का न्यूनतम घात, 3 का घात 1 है तीनों में, तो न्यूनतम घात भी 1 ही होगा, यानी कि 3 होगा। अब LCM में देखिए अधिकतम घात को लिया जाता है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ 3 है तो 3 को लिख देते हैं। अब यहाँ 2 का घात, उभयनिष्ठ में जो अधिकतम घात होता है उसको लिया जाता है। तो उभयनिष्ठ 3 है, अधिकतम घात न्यूनतम घात जो भी बोलिए इसका घात 1 ही है, तो दोनों तो 1 ही होगा। अब यहाँ बचा, इसमें जो बचा उसको लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना यहाँ बचा इसमें 5 गुना यहाँ इसमें बचा 7 हो जाएगा। यहाँ 4 चौके 16 और 16 से 5 में करेंगे 16 पचे 80 और 80 से 3 में करेंगे तो 8 3 के 24 240 होगा गुना 7। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 5 से 20 और 20 तेईस 60 और 60 से 7 में तो 6 7 42, यहाँ 420, यानी कि LCM 420 और HCF 3 आया है। देखिए दूसरा इसका भाग है 17 23 और 29। तो हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल सकता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुना 1 होगा, क्योंकि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 23 बराबर होगा 23 गुना 1 और 29 को हम लोग लिख सकते हैं 29 गुना 1। अब देखिए तीनों में एक कॉमन है तो HCF जो उभयनिष्ठ होता है उसी को लिखा जाता है तो 1 होगा, और LCM जो होगा वो जो तीनों में कॉमन है 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और जो बाकी बचा है 17 23 और 29 तो इसका LCM यही होगा 17 गुना 23 गुना 29। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 17 से 23 में सबसे पहले करेंगे, देखिए यहाँ 17 से 23 में करेंगे तो 17 दिया 51 और नीचे बचा 17 दूनी 34, यहाँ होगा 1 5 4 9 3, यानी कि 391 आया। अब 391 से हम लोगों को 29 में गुना करना है। 9 1 कम 9 9 9 81 और 9 तिया 27 और 8 35, 2 1 कम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 9 3 8 5 13 की 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 11,339 आ गया। अब हम लोग इसके तीसरे भाग को हल करेंगे। देखिए तीसरा भाग जो है 8 है 9 है और 25 है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आठ है तो दो चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, 9 है तो 3 3 की 9 3 एकम 3, 8 9 और 25 है। देखिए 25 बराबर हो जाएगा 5 5 25। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इसमें 3 बार आया है 2 का घात 3, 9 बराबर 9 बराबर होगा 3 का घात 2 और 25 बराबर होगा 5 का घात 2। अब हम लोग इसके गुना में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें भी उभयनिष्ठ केवल 1 है तो HCF होगा 1। अब बचा LCM। तो देखिए LCM के लिए जो उभयनिष्ठ होता है उसको लिखते हैं, और अधिकतम तो इसमें उभयनिष्ठ केवल 1 ही है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब बचा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2। तो देखिए यहाँ है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 5 25 और 25 से 8 में गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 8 होगा 3 3 के 9 और 5 5 25। देखिए 25 8 है 200 गुना 9 और 200 गुना 9 1800 होगा, यानी कि इसका HCF आ गया 1 और LCM होगा 1800। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न देखिए HCF ऑफ 306 एंड 306 कमा 657 बराबर 9 दिया है। LCM ऑफ 306 कमा 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें 306 और 657 का जो HCF दिया गया है 9 है तो हमें 306 और 357 का LCM निकालना है। तो देखिए
HCF गुना LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें HCF जो दिया गया है 9 दिया गया है और LCM हम लोगों को निकालना है। और संख्याएं जो है एक है 306 और दूसरी संख्या है 657। इस तरह से LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 657। 9 इधर गुना में इधर आएगा, भाग में बट्टा में हो जाएगा। अब देखिए 9 से हम लोग कटा देंगे, तो इसको हम लोग कटाते हैं। 9 7 63, यहाँ 63। अब बचा 2 और 7 है तो 9 तिया 27। अब बचा 306 गुना 33, तो 306 को 33 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 6 3 18, यहाँ 3 से 0 में करेंगे 0 ही रहेगा, 1 आ जाएगा। 3 तिया 9, यहाँ भी होगा 6 3 18, 3 से 0 में 3, 1 हासिल आएगा इधर। 3 तिया 9, 8 8 1 9, 9 1 10 की 0, यहाँ भी 9 1 10, 8 का 8, 8 1 9, 9 1 10 की 0, 9 1 10, यानी कि गुना करेंगे तो आएगा 10,098। मतलब कि देखिए यहाँ 306 और 657 का जो LCM होगा 10,098 होगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसमें पता करना है कि जो संख्या है 6 का पावर n, ये क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जहाँ n प्राकृत संख्या है। तो देखिए यहाँ जो संख्या दिया गया है 6 का पावर n, इसमें n के जगह पर प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे ये संख्या जो है 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, 6 का पावर 5 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ भी हो सकती है। मतलब कि n जो जो प्राकृत संख्या है इसमें से कोई भी संख्या हो सकता है। तो हमें पता करना है कि इसमें से जो कोई भी संख्या है क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब हम लोगों को यह चेक करना है कि जो 6 का पावर n है या यह क्या 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप की हो सकती है। अगर हो जाएगी तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग देखिए इससे 6 का गुणनखंड करेंगे, तो 6 का 2 तिहाई 6 होगा और 3 से 3 एक कम 3 होगा। तो देखिए 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पहले 8 क्लास में पढ़ा था कि a गुना b के पावर m बराबर होता है a का पावर m गुना b का पावर n। इसी तरह से यहाँ 6 का पावर n है बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर n बराबर 2 के पावर n गुना 3 के पावर n होगा। अब देखिए इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहे तभी यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n, चूंकि संख्या 6 के पावर n का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ m और n जो है वो प्राकृत संख्या है, इसमें भी एक से आगे कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें पता करना कि ये जो संख्याएं दी गई हैं
ये भाज्य संख्याएं की हुई। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसका जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है। तो हम लोग किसी भी तरह से इसके गुणनखंड को 2 से अधिक दिखा देना है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पहली जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें 13 इसमें भी है प्लस के पहले और प्लस के बाद भी 13, तो इसमें से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुना 11 गुना, अब देखिए 13 यहाँ से बाहर चला गया है, एक बचा है। अब प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ से भी 13 बाहर जाएगा, एक होगा, बराबर हो जाएगा 13 इंटू, अब 11 7 77, 77 से 1 में गुना करेंगे 77 ही रहेगा, प्लस 1 बराबर होगा 13 गुना 77। अब देखिए 13 गुना 77 है तो हम लोग इसमें गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही रहता है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 3 है, ये क्या है, पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका गुणनखंड 3 है, अतः हम लोग लिखेंगे चूंकि इस संख्या के 3 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम लोग अगले इसके भाग को, इसमें दिए गए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको जांच करना। तो देखिए 5 इसमें है प्लस के पहले और प्लस के बाद भी 5, 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 5 इंटू, इसमें बचा 7 गुना 6 गुना 5 बाहर चला गया है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस इधर बचा 5 में से 5 कॉमन जाएगा, 1 बचेगा, 5 गुना 7 छक 42, 42 गुना यहाँ 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1 बराबर 5 गुना, इधर है 42 से 24 में गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 चौके 96 और 4 100 होगा, प्लस 1 बराबर होगा 5 गुना 1008 और 1 1009, इसमें भी हम लोग गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी इसका गुणनखंड कितना है, 3, 1 2 और 3। तो देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि इस संख्या के 3 गुणनखंड है। देखिए 3 हम लोगों ने दिखाया है, 3 से अधिक भी हो सकता है, अगर ये भाज्य संख्या ये भी कट जाए, इसके बाद जो गुणनखंड 3 से अधिक हो सकते हैं, तो कम से कम इसके 3 गुणनखंड, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब हम लोग इसके अंतिम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अंतिम प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, मान लीजिए एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर किनारे पर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए एक सोनिया और एक रवि है, रवि जो है इसको एक चक्कर 12 मिनट में लगा देता है और सोनिया इसमें एक चक्कर इसको लगाने में 18 मिनट लेती है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यह प्रश्न इस प्रकार का है कि मान लीजिए यहाँ एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों किनारा एक पथ है। अब यहाँ मान लीजिए सोनिया है और ये है रवि है, एस जो है सोनिया को बता रहा है और आर जो है रवि, ये दोनों इस तरह से दौड़ना, एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो सोनिया है वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट ही लेता है। तो वो जब रवि से आगे आगे दौड़ता है तो क्या होगा, रवि एक समय ऐसा आएगा कि सोनिया के आगे दौड़ते हुए सोनिया के साथ फिर मिल जाए। तो ऐसा ये अगर दिन भर दौड़ते रहे
तो दिन भर में बहुत बार ये दोनों एक साथ मिलेंगे, लेकिन ये पहली बार जब मिलेंगे तो इनके बीच का न्यूनतम समय होगा। ठीक है, अब यहाँ न्यूनतम का केस आ रहा है। अब न्यूनतम का केस आता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, जो एलसीएम क्या है 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 18 है, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए 12 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3, और 18 बराबर होगा 2 गुना 3 का पावर 3। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, अधिकतम घात। तो देखिए अधिकतम घात इसमें 2 का पावर 2 है, दो दोनों में, अब 3 में अधिकतम घात 3 का पावर 3 है। तो यहाँ होगा 3 का पावर, यहाँ भी 2, यहाँ देखिए 3 2 बार आया, तो यहाँ भी 3 का पावर 2 होगा। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 चौके 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। मुझे आशा है प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इसी तरीके से आगे के सभी प्रश्नावली का हल आप लोगों को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।